नमस्कार दोस्तों, क्या हाल? सब बढ़िया। मैं आपका अपना प्रेम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन परिवार स्टडी बाय रवि सर पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश व क्षेत्र। वैद्युत आवेश व क्षेत्र। वैद्युत आवेश व क्षेत्र। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक कुलाम्स फोर्स पढ़ेंगे, कुलाम का नियम पढ़ेंगे, कुलाम बल पढ़ेंगे, और उसका नेचर क्या क्या हो सकता है, उसकी प्रकृति क्या क्या हो सकती है उसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो सकती है, और साथ साथ गोस थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तो क्या होता है, पदार्थ का वह मौलिक गुण, पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? कि वैद्युत आवेश क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ऐसा मौलिक गुण जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु किसको अनुभव करती है? वैद्युत बल को अनुभव करती है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे अगर हम कोई कांच की छड़ लें, कांच की छड़, ठीक, अगर हम किसी कांच की छड़ को रगड़ते हैं किसी रेशम से, जैसा कह दो कांच की छड़ ले या सूखा कंघा ले, प्लास्टिक का कंघा ले, प्लास्टिक का कंघा, प्लास्टिक का कोई कंघा ले ले। अगर प्लास्टिक के कंघा को हम रगड़ते हैं सूखे बालों से, प्लास्टिक के कंघों को किससे रगड़ते हैं? सूखे बालों से रगड़ते हैं। अगर कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं रेशम से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर और प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से रगड़ने पर, तो इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? ये क्या काम करेंगे? जो कांच की छड़ है और प्लास्टिक का कंघा है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे, अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी, यानी कि आवेशित हो जाएंगी। तो चार्ज क्या है कि चार्ज कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस या कोई मैटर है, उसका एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसकी एक ऐसा मौलिक गुण है जिसके द्वारा वो क्या करें?
वैद्युत बल को, इलेक्ट्रिक फोर्स को अपने ऊपर महसूस करने लगेगा, तो वही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और प्लास्टिक के कंगे को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो ये क्या काम करेंगे, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे, अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, तो ये कैसी हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, और इसी को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। बात करते हैं अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वैद्युत बल क्या है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, अगर हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, चार्ज पार्टिकल है या चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई आवेशित वस्तु, या ऐसे लिखे किसी आवेशित वस्तु द्वारा, किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल वैद्युत बल कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है। अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित वस्तु है, और वो चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित वस्तु, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स रिपल्स करेगी, कोई फोर्स अप्लाइड करेगी, कोई बल को लगाएगी, तो उस फोर्स को, उस बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। बात करते हैं अब कि आवेश जो होता है, चार्ज, वो हमारा कितने टाइप का हो सकता है, हमारा चार्ज कितने टाइप का हो सकता है। हमारा चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, कि आवेश कितने कितने प्रकार का हो सकता है। तो जब स्टार्टिंग में चार्ज के बारे में थीसिस की जा रही थी, चार्ज के बारे में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, आवेश के बारे में प्रयोग किए जा रहे थे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमें दो टाइप के चार्ज मिले। दो टाइप के कैसे कैसे चार्ज मिले, बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। एक तो वो चार्ज मिला जो कांच की छड़ से बना, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, एक ऐसा चार्ज, एक ऐसा आवेश जो ग्लास रोड में, कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ है। एक दूसरा हमें चार्ज मिला कि रेशम की छड़ में या रेशम में उत्पन्न आवेश, रेशम में उत्पन्न आवेश। तो जो स्टार्टिंग में कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश था, और जो उसके बाद रेशम की छड़ में उत्पन्न आवेश था, या रेशम के साथ साथ आप बोल सकते हो रबड़ की छड़ में, रेशम या रबड़ में उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश। तो जो स्टार्टिंग में कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश था, उसको नाम दिया गया बिट्रस, बिट्रस, उसको क्या नाम दिया गया, बिट्रस नाम दिया गया। कांच की छड़ में सबसे पहले जो चार्ज बना, ग्लास रोड में सबसे पहले जो आवेश बना, उसको क्या नाम दिया गया, बिट्रस नाम दिया गया। और साथ साथ रेशम और रबड़ की छड़ में जो चार्ज बना, उसको नाम दिया गया रेसिनस, रेसिनस, क्या नाम दिया गया उसको, रेसिनस नाम दिया गया। तो लेकिन जब बात करते हैं 18वीं सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्ज को एक्सप्लेन किया, इन आवेशों को परिभाषित किया, और कहा है कि जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, यानी जो बिट्रस है, उसको नाम दिया पॉजिटिव। तो दो तरीके के उन्होंने चार्ज दिए, एक तो दिया धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव,
धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा इसका नाम दिया गया नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। यानी कि चार्ज हमें दो टाइप के देखने के मिलते हैं। हमारे जो आवेश है वो हमें दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहला चार्ज हमें मिलता है पॉजिटिव और यानी कि धनात्मक, और दूसरा चार्ज, दूसरा आवेश हमें मिलता है नेगेटिव। अब आगे बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, आवेश के गुण क्या क्या हो सकते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, आवेश के गुण, कि आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो समान प्रकृति के आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, सेम नेचर के जो चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, या कह सकते हो नेगेटिव और नेगेटिव। अगर समान प्रकृति के आवेश है तो वे आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्ड करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दूर दूर करेंगे, अगर सेम है तो। अगर बात करते हैं अपोजिट है, अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हम आपस में क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, आकर्षित। क्या करेंगे? आपस में ये आकर्षित करेंगे। तो जो अगर एक ही प्रकृति के आवेश होते हैं, सेम नेचर के चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स का अप्लाई करते हैं, यानी कि उन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट प्रकृति के हो, विपरीत प्रकृति के हो, अपोजिट नेचर के हो, तो ये आपस में एक दूसरे पे क्या करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। क्लियर? तो चार्ज क्या होता है कि पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है। अगर किसी सब्सटेंस का कोई ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? चार्ज, यानी कि आवेश कहलाता है। ठीक? और अगर कोई आवेशित वस्तु, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर, किसी दूसरी वस्तु पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज हमने पढ़ा, आवेश। तो आवेश की दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन हो सकती है? आवेश, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज क्या हो सकता है? Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू आई टी, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है? I मतलब धारा और T मतलब समय। आवेश बराबर क्या होता है? I मतलब धारा और T मतलब समय। तो आवेश क्या है? ये एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी ये क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश मतलब, स्केलर मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, परिमाण तो है, लेकिन क्या नहीं है? इसमें डायरेक्शन नहीं है, यानी दिशा नहीं है। इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी हुई है कि हमारे पास अदिश राशि हुई। बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसका यूनिट यानी मात्रक क्या हो सकता है? तो चार्ज का आई मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकंड यानी समय। तो एम्पियर पर सेकंड, सॉरी पर नहीं, इनटू है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर सेकंड। बात करते हैं इसके डायमेंशन, बीमा की बात करते हैं।
तो उसकी डायमेंशन जो होगी एम्पेयर का ए और सेकंड का टी, तो इसकी बीमा हो जाएगी हमारे पास डायमेंशन ए टी। बीमा क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन ए की। अगर बात करते हैं इसका ये जो ये कैसा है, ये इसका एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है इसका? एसआई यूनिट। अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस मात्रक की बात करते हैं, तो वह है बेंजामिन। वो क्या है? बेंजामिन। बेंजामिन। और एक नोट बात कि जो बेंजामिन है ये क्या है? सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक है ये। चार्ज का सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? बेंजामिन है। चार्ज की अगर सबसे बड़ी यूनिट की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिट की बात करते हैं, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या हो सकता है? वो हमारा होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। फैराड। फैराड डिनोट करते हैं इसको एफ से। और एक फैराड में होता है हमारे पास 96,500 कूलाम। और एम्पेयर पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे? सी से डिनोट करते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे पास? चार्ज यानी आवेश के मात्रक है। चार्ज यानी कि आवेश के मात्रक है। क्लियर? आगे कुछ और समझते हैं। अगर किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने पर, किसी वस्तु को आवेशित करने पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, इसको आवेश दिया जाता है, तब क्या हो सकता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे तो उसका जो मास है, द्रव्यमान, उसका जो मास है द्रव्यमान, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसका द्रव्यमान बदलता है। उसका द्रव्यमान बदलता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है? चार्ज किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, तो उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसे कैसे बदल सकता है? अगर हम कैसे कैसे अगर वस्तु से यानी वस्तु क्या करती है? वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्या मतलब हो सकता है? कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कमी है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। तो उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालती है, तो वो कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण करती है, तो वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्लियर? अगर कोई चीज नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणावेशित है, या कोई चीज पॉजिटिव चार्ज है यानी कि धनावेशित है। कोई चीज नेगेटिव चार्ज हो सकती है। नेगेटिव चार्ज कब होगी? जब वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। और पॉजिटिव चार्ज कब होगी? जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देती है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होती है। तो नेगेटिव चार्ज होने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान वो हमारा क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगी, तो हमारा जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। द्रव्यमान घटता है। क्लियर? ठीक, आगे समझते हैं।
आगे समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज की, किसकी बात करते हैं, मूल आवेश की, तो जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज जो होता है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, तो मूल आवेश को हम डिनोट करते हैं ई से। हमारे पास फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, मूल आवेश क्या होता है, हमारे पास ई होता है, जिसकी वैल्यू होती है ई की 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये ई है, ना तो ई पॉजिटिव है और ना ही ई नेगेटिव है, क्योंकि ई नेगेटिव होने से ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और ई पॉजिटिव होने से ये प्रोटॉन का चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल की बात करते हैं, अगर मूल आवेश की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ई होता है, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होती है। तो क्वांटीकरण में क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण केवल केवल मूल आवेश के रूप में, मूल आवेश के रूप में संभव है, संभव है। अगर हम चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस रूप में जाएगा, फंडामेंटल चार्ज के रूप में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मूल आवेश के रूप में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में जाएगा, फंडामेंटल चार्ज के रूप में, यानी कि मूल आवेश के रूप में जाएगा, और किसी के रूप में नहीं जा सकता। जैसे कि कैसे जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन, या 2e, या 3e, या 5e, इस तरह से जा सकता है। लेकिन कैसे नहीं जा सकता, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं जा सकता, एक भिन्न के रूप में नहीं जा सकता, यानी कि एक रेशनल नंबर में नहीं जा सकता है, परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं जा सकता। जैसे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, 3/2 इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जो भी फ्रैक्शनल होंगे, जो भी भिन्न के रूप में होंगे, या ये कह सकते हो जो भी हमारे पास क्या होंगे, रेशनलाइजेशन होंगे, रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होगी, उसके रूप में हमारे पास क्या नहीं हो सकता, चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी एटम से, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या होता है, सॉरी, किसी एटम से, किसी परमाणु से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है। नेगेटिव चार्ज होने पर, यानी कि ऋणावेशित होने पर हमारा द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज होने पर, धनावेशित होने पर हमारा द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। क्लियर। तो अभी हमने समझा आवेश का क्वांटीकरण। अब हम समझते हैं कूलाम का नियम, कि कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ क्या है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती,
अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास दो बिंदु आवेश, एक तो Q1 और दूसरा Q2, r डिस्टेंस पे है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो आपस में प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ये फोर्स लगा है। तो ये जो फोर्स होगा हमारे पास क्या होगा, ये जो फोर्स होगा इन दोनों आवेशों के रेसिप्रोकल होगा, गुणनफल के, प्रोडक्ट के, और साथ साथ इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों आवेश का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F जो है प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करेगा कांस्टेंट को, जिसको कूलाम नियतांक कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, और इस k की जो वैल्यू होती है कि k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्लियर? तो कूलाम नियम क्या है कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश है जो कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ दूरी पर है, तो कूलाम का नियम क्या होता है कि उन आवेशों के गुणनफल के तो होगा उन आवेशों के गुणनफल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होगा, और उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की, जैसे कि बल का मात्रक हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ऐसे इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक यानी यूनिट हो जाएगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी अगर डायमेंशन बीमा की बात करते हैं, बीमा, तो न्यूटन की हमारे पास ml T/2, मीटर की L स्क्वायर, कूलाम की AT स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, m और L की 3, L क्यूब, और T 2 2 4 यानी कि T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल, ml T/2, तो ऊपर जाके माइनस, तो ml T/4 और A/2। तो इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन यानी बीमा हो जाएगी। क्लियर? यहां से इसको कर देते हैं। बात करते हैं अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया
जा सके क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई हमारे पास क्या है? एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम क्या देख रहे हो? उसका वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है? तो हमारे पास क्या होगा? कोई एक पॉइंट चार्ज होगा, बिंदु आवेश होगा, तो उस बिंदु आवेश की वजह से, उस पॉइंट चार्ज की वजह से उस पर जो भी हमारे पास टेस्ट चार्ज आएगा, उस टेस्ट चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स यानी जो भी बल लगेगा, तो उस पर फोर्स लगाने के लिए, बल लगाने के लिए हमारा कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, आवेश पर कार्य करने में, कार्य करने में लगाया गया बल, लगाया गया बल क्या कहलाता है? उस बिंदु की या उस क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लगाया गया बल उस बिंदु की तीव्रता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या रखा गया हो? कोई एक बिंदु आवेश रखा गया हो, तो उस बिंदु आवेश पर, उस बिंदु आवेश के लिए हम क्या काम करेंगे? वैद्युत क्षेत्र को पता करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करने के लिए उस पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज पर हम कोई कार्य करेंगे, तो कार्य करने के लिए हम जो बल लगाएंगे उसी बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E इक्वल टू बल लगेगा और किस पर लगेगा? किसी टेस्ट चार्ज यानी कि आवेश पर लगेगा, किसी टेस्ट चार्ज यानी कि आवेश पर लगेगा। तो इसका अगर मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है बल की न्यूटन, ठीक, और इसकी आवेश की होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। इसकी अगर डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन बीमा की बात करते हैं, इसकी बीमा, बीमा डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो सकती है? न्यूटन की, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की बीमा क्या होती है? तो यहाँ पर न्यूटन की डायमेंशन, यहाँ पर कूलाम की डायमेंशन, तो इसकी क्या यही डायमेंशन आएगी। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो सकता है? तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या हो सकती है? सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ये है, ये हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारे पास पी है। इस पी पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम इस पी पर क्या रखेंगे? एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे। क्या रखेंगे? इसको एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश को रखेंगे। और जब हम इस टेस्ट चार्ज को, इस परीक्षण आवेश को इससे यहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो इस पर ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को करने के लिए हमें फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, एक बल को लगाना पड़ेगा, और वही फोर्स इसकी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा गया है कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और उससे पहले फॉर्मूला पढ़ा गया है कूलॉम्स लॉ कि 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q2 हमारे पास Q नोट है, तो जब ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर एफ में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ की वैल्यू Q1 Q नोट अपॉन आर स्क्वायर और इनटू Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो सकती है। तो समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, कि वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई वे स्पर्श रेखाएं, वे स्पर्श रेखाएं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हो, क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, रेखाएं कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमारे पास अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या हुआ, ऐसा मान के चलिए हमारे पास ये क्या है, एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट रख देते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक पॉइंट है ये, अगर इस पॉइंट पर हम क्या लगाए, एक टेंजेंट लगाए, टेंजेंट स्पर्श रेखा लगाए, तो ये जो टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा होगी, ये अगर क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बोलते हैं। क्लियर। अब आगे समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, इनके गुण, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, इनके गुण यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव से निकलती है। ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, कोई एक, समझिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो ये कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो क्या होगा कि धनात्मक आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती, पॉजिटिव से निकलेंगे तो कहां तक जाएंगी, वह हमारी अनंत तक जा सकती है। अगर कोई हमारे पास धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो वे कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। अगर इसका अपोजिट देखा जाए कि हमारे पास अगर कोई नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो उससे इनफाइनाइट रेखाएं जो होंगी हमारे पास, लाइंस होगी, वो इनफाइनाइट से आएंगी और कहां पर आगे एंड हो जाएंगी, चार्ज पर आकर के समाप्त हो जाएंगे। कहां पर आकर एंड हो जाएंगी, चार्ज पर आकर के समाप्त हो जाएंगे।
तो ऋणात्मक आवेश से निकलने वाली रेखाएं आवेश पर आकर रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है अनंत से प्रारंभ होती है। अगर हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज, हमारे पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा आएंगी, वो इससे स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट पर जाकर के क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। और नेगेटिव वाला जो होगा, तो नेगेटिव वाले में क्या होगा, वो इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे और चार्ज यानी कि आवेश पर आकर के बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास पेयर है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज भी है और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमारे पास, वे पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड होती है। पॉजिटिव से निकल करके, धनात्मक से निकल करके कहां पर एंड हो जाएंगी, नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी। कहां पर एंड हो जाएंगी, नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी। कहां पर एंड होगी, नेगेटिव पर एंड हो जाएंगे। क्लियर? यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड में क्या है, धनात्मक आवेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। अगर पॉजिटिव से निकल रही है तो वो कहां पर जाकर के एंड हो जाएंगी, नेगेटिव पर जाकर के एंड हो जाएंगी। क्लियर? एक नोट पॉइंट क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सी भी दो फील्ड लाइंस होगी, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, वे आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए होता है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो असंभव है। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर हमारे पास उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी दिशा हो सकती है, दो दिशा हो सकती है। और ऐसा एक पॉइंट के लिए, ऐसा एक बिंदु के लिए बिल्कुल भी क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है इसमें, एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट चार्ज, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, यानी कि परिमाण में तो बिल्कुल कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन नेचर में, प्रकृति में वो कैसे होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्या होता है? बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे रहते हैं, बहुत कम दूरी पर रखे रहते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे रहते हैं। तो वह निकाय ए सिस्टम इन विच, वह निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण व विपरीत प्रकृति, एक प्लस और एक माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश के बिंदु आवेश परस्पर बहुत कम दूरी पर होते हैं तो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें हमारे पास दो पॉइंट चार्ज होंगे, दो बिंदु आवेश होंगे, लेकिन वे जो दोनों पॉइंट चार्ज होंगे, दो बिंदु आवेश होंगे, कैसे होंगे? सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान होंगे, और साथ साथ अपोजिट इन नेचर, और प्रकृति में कैसे होंगे? विपरीत होंगे, और आपस में कैसे लोकेटेड होंगे, कहां रखे होंगे? बहुत कम डिस्टेंस पर रखे होंगे, बहुत कम दूरी पर रखे होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्लियर? बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? कि हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उनमें से हम कोई सा भी एक चार्ज, कोई सा भी एक आवेश ले लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका परिमाण लेते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है
उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, तो उनके प्रोडक्ट पे, उनके गुणनफल पे जो हमें मिलेगा, जो ऑब्टेन होगा, वही क्या कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्लियर। बात करते हैं इसके अगर फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इसको डिनोट करते हैं हम पी से। तो क्या फॉर्मूला है, कोई सा भी एक चार्ज, कोई सा भी एक आवेश और इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि 2l। ये 2l इसलिए लेते हैं जिससे कि हमें जब न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करते टाइम हमारी जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए इनके डिस्टेंस को हम क्या ऐड कर लेते हैं, 2l ऐड कर लेते हैं। ना तो डिस्टेंस l भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, डिस्टेंस l भी ऐड कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2ql, p इक्वल्स टू 2ql। इसकी अगर यूनिट यानी मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, तो इसका यूनिट q का कूलम और l लेंथ का मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, कूलम मीटर हो जाएगी। क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एक बार फिर से समझेंगे। हमारे पास क्या होगा कि अगर दो पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेश है जो सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में कैसे है, एक जैसे है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट इन नेचर, प्रकृति में कैसे है, विपरीत है, आर प्लेस्ड एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी पर रखे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अगर इनमें से हम किसी एक चार्ज के, एक आवेश के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, उसको डिनोट करते हैं पी से। कैसे डिनोट करते हैं, पी से करते हैं। तो पी इक्वल टू होता है 2ql, पी इक्वल टू होता है 2ql, और ये जो 2ql है ये क्या कहलाता है तुम्हारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी यूनिट हो जाएगा मात्रक कूलम मीटर। क्लियर। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, उसको देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये दो तरीके से हो सकती है हमारे पास, कितने तरीके से, दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, एक्साइल पोजीशन, एक्साइल पोजीशन, और एक हो सकती है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। हमारे पास दो तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव अपनी इंटेंसिटी शो कर सकता है, एक तो अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्साइल पोजीशन में, और दूसरी कर सकता है निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन में कर सकता है। तो इक्वाटोरियल पोजीशन की बात करते हैं और एक्साइल की बात करते हैं। ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास ये दो पॉइंट चार्ज, तो Q है और एक माइनस Q है, आपस में r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इनकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर लाइट कर लेते हैं, x दूरी पर लाइट करते हैं इस P को, x पर लाइट कर लेते हैं इस P को। ये क्या है हमारे पास, एक P है। तो इस पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव होगा, तो इस पॉजिटिव की वजह से इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षण पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी, और इस निगेटिव की वजह से ये एक अंदर हो जाएगी, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स स्क्वायर, 2p अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक्साइल पोजीशन का है, अक्षीय स्थिति का है, जहां पर P क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। X क्या है, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है,
जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है तो वो उसके सेंटर से उसकी क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। अब देखते हैं फॉर्मूला। इक्वाटोरियल की ऐसा मान के चलो कि हमारे पास एक चार्ज है, एक डाइपोल है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2l है, इसका सेंटर O है, तो इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, और इक्वाटोरियल पोजीशन में है, किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, तो इसकी r डिस्टेंस पर यहां से एक इंटेंसिटी ये होगी और एक इंटेंसिटी ये होगी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है कि E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। तो ये किसके लिए हो गया हमारे पास, इक्वाटोरियल पोजीशन के लिए हुआ, अक्षीय सॉरी नेक्स्टीय स्थिति के लिए हुआ, नेक्स्टीय स्थिति के लिए हुआ, सॉरी r स्क्वायर नहीं r3, और यहां पर भी x स्क्वायर नहीं x3। तो ये फॉर्मूला किसके हमारे पास, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के। क्लियर। अब समझते हैं हम फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मतलब देखो पहले समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, कि हमारे पास फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स का मतलब होता है द मीन्स ऑफ फ्लो इज फ्लो, द मीन्स ऑफ फ्लक्स इज फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो मतलब बहना, बहना क्या मतलब होता है, बहना। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो समझिए जरा। ऐसा मान के चले कि हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक, ये क्या हमारे पास कोई एक सरफेस है। तो अगर किसी सरफेस से हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके परपेंडिकुलरली, उसके लंबवत पास होंगी, वही उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अगर हमारे पास कोई फील्ड है, कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से, उस सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइन यानी कि क्षेत्र रेखाएं कैसे पास होंगी, परपेंडिकुलरली पास होंगी, लंबवत पास होंगी, तो वो उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि यहां पर तो यहां से देखते हैं, तो यहां से कितनी लाइन पास हो रही है, 2 लाइन पास हो रही है। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो होगा हमारे पास 2। यहां से कितनी लाइन पास हो रही है, यहां से हमारे पास 4 लाइनें पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स 4 हो जाएगा। यहां से हमारे पास कितनी लाइनें पास हो रही है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या है, हमारे सरफेस से, पृष्ठ से जितनी भी हमारी फील्ड लाइंस, जितनी भी हमारी क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो इसके कैसे पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए, लंबवत पास होनी चाहिए, तो वो उसका हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, अगर इसका एरिया ए और इसका भी एरिया ए, दोनों का एरिया अगर सेम है, तो अगर दोनों का एरिया सेम है तो यहाँ से 2 लाइन और यहाँ से क्या है, 4 लाइन। तो मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि हमारे पास मतलब क्या, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, दुर्बल है, दुर्बल यानी कमजोर है। और यहाँ का वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है यहाँ का, प्रबल, क्या है, प्रबल यानी कि अधिक है। और यहाँ पर अगर इस सरफेस की बात करते हैं, तो इस सरफेस का क्या है, एरिया ज्यादा है, क्या है इसका, एरिया ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा हो सकता है, यानी कि जो हमारा पास फ्लक्स है वो डिपेंड कर सकता है, किस किस पे डिपेंड कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र पे डिपेंड कर सकता है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र को दुर्बल करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कम निकलेंगी। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या हो चुकी, ज्यादा हो चुकी।
और साथ साथ अगर हम किसी सरफेस के एरिया को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो सकती है। तो परिभाषा क्या होगी कि किसी पृष्ठ से अभिलंबत लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक बार फिर से समझेंगे, कोई भी एक सरफेस होगा, कोई भी एक पृष्ठ होगा, जैसे कि एक सरफेस है, तो उससे जितनी भी फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो उसके परपेंडिकुलरली अभिलंबित पास होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सरफेस का, उस पृष्ठ का क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अगर किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वैद्युत क्षेत्र कम है, तो उसका फ्लक्स भी कम होगा। उसका तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हो, वैद्युत क्षेत्र बढ़ा देते हो, तो उसका हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा। या अगर तुम सरफेस का एरिया, अगर आप क्या बढ़ाते हो, सरफेस का एरिया बढ़ाते हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हो, तो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, हमारा किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। जो फ्लक्स हो रहा है किसी पे, एक तो उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, एरिया पर, क्षेत्रफल की। अगर हम एरिया को कम करेंगे, एरिया को ज्यादा करेंगे, तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स कम होगा। एरिया के चेंज करने से, क्षेत्रफल के बदलने से हमारा क्या बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र को बदल रहे हैं, तो हमारा तब भी क्या चेंज हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स चेंज हो रहा है। साथ साथ वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है कि फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। इसको ऐसे लिख लो, फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, कोस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डॉट ए। क्लियर। तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू हो सकती है, वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या इसकी वैल्यू हमारे पास शून्य भी हो सकती है, अगर हमारे पास थीटा क्या है, हमारे पास थीटा अगर छोटा है 90 से, थीटा अगर छोटा है तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर हमारे पास थीटा इक्वल है 90 के, तो ये हमारे पास क्या देगा, 0 देगा। और अगर थीटा बड़ा है 90 से, तो हमारे पास ये क्या देगा, निगेटिव देगा। तो ये तीन वैल्यू आपके फ्लक्स की मिल सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और निगेटिव हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि वो किस एंगल पर है। तो अगर थीटा हमारा 90 डिग्री के इक्वल है तो वो 0 होगी, थीटा हमारा अगर 90 से छोटा है तो वो पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर हमारा 90 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्लियर फ्लक्स किसे कहते हैं, बात समझते हैं। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या हो सकती है हमारे पास, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या होती है। तो गॉस थ्योरम क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई 3D सरफेस है, क्या है, 3D सरफेस, त्रिविमीय पृष्ठ है। 3D सरफेस का मतलब होता है कि वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज, यानी कि बंद होना चाहिए। क्योंकि जो गॉस थ्योरम होती है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ कहां लग सकती है, 3D सरफेसेस में लग सकती है, हमारे सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठों पर लग सकती है। तो गॉस थ्योरम क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई 3D सरफेस है, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा किसी बंद पृष्ठ या कह सकते हो 3D सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का
1/ε0 गुना होता है, गुना होता है, गुना होता है। अगर हमारे पास कोई 3D सरफेस है, बंद पृष्ठ है, और उस 3D सरफेस में, उस बंद पृष्ठ में हमारे पास कोई चार्ज होगा, कोई आवेश होगा, तो उस आवेश से, उस 3D सरफेस से जो भी हमारा फ्लक्स निकलेगा, जो भी वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस चार्ज का, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस चार्ज का, उस आवेश का कितने गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। यही क्या हमारे पास गॉस थ्योरम है, यही क्या हमारे पास गॉस की प्रमेय है। अगर बात करते हैं, ऐसा समझिए जैसे कि हमारे पास एक ये 3D सरफेस, हमारे पास क्या है, ये 3D सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, कोई 3D सरफेस है। इस 3D सरफेस में कोई चार्ज एक क्यू रखा है। तो इस 3D सरफेस से, इस 3D पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से जितना भी हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, फ्लक्स निकल कर जाएगा, वो इसके कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। कैसे समझते हैं, अगर मैं इसकी रेडियस लेट कर लेता हूं r, इसकी त्रिज्या हमने कितनी लेट करी, r लेट करी, तो इसके छोटे से सरफेस पर इसका जो छोटा सा एरिया लेट कर लेते हैं a, तो ऐसे ये बहुत सारे छोटे एरिया होंगे, ये बहुत सारे छोटे एरिया होंगे। तो इस अगर छोटे से सरफेस की बात करते हैं, इस छोटे से सरफेस की बात करते हैं, छोटे से एरिया की बात करते हैं, तो इस छोटे से एरिया से हमारे पास कितना फ्लक्स निकल करके जाएगा। तो एरिया का फ्लक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि चूंकि फाई इक्वल टू कितना होता है, EA cos थीटा, EA cos थीटा होता है। अब ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कैसा है, पूरे सभी जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, किसमें रखा है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या है, सभी जगह सेम है, तो ये कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर एरिया की बात करते हैं, तो जो हमारा ये एरिया है, ये क्या छोटे से एरिया का बात कर रहा है, तो हमारे पास जो फाई ई हो जाएगा, तो छोटा सा फ्लक्स होगा, तो डी फाई इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब जिस डायरेक्शन में एरिया है, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब कोस थीटा 0 हो जाएगा, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब ये एरिया क्या होगा, ये छोटे छोटे एरिया मिलकर आएंगे सब जगह, तो छोटे छोटे एरिया मिलकर के एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर देंगे। तो सर्किल का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास फाई ई कितना आता है, फाई ई आता है, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई कितना बच के आता है हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, गॉस थ्योरम। ये क्या है, गॉस थ्योरम है, गॉस की प्रमेय है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक बार फिर से समझेंगे। गॉस थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास कोई एक 3D सरफेस हो सकता है, बंद पृष्ठ हो सकता है, तो इस 3D सरफेस के अंदर अंदर क्या होगा, कोई चार्ज होगा, कोई आवेश होगा। तो इस 3D सरफेस से इस बंद पृष्ठ जो भी हमारे पास फ्लक्स निकल करके जाएगा, जो भी फ्लक्स निकल करके जाएगा, वही इसका क्या कहलाता है, हमारे पास फ्लक्स का, यानी जो फ्लक्स निकल कर जाएगा, तो उस चार्ज का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो यही क्या हमारे पास गॉस थ्योरम है, जिसका डेरिवेशन ये है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।